आज जो टॉपिक हम सबको पढ़ना है उसमें पहला है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का उपयोग। जो दूसरा है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर, बिना छुए दर्पणों की पहचान। ये एक टॉपिक है। सबसे पहले हम सब उपयोग से शुरू करेंगे। इसमें पहला जो हम सब पढ़ते हैं वो है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है वो बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि क्यों उपयोग होता है उन उन जगहों पर। तो सबसे पहले इसका उपयोग होता है, पहला हो गया हजामती दर्पण, यानी सैलून में जो दर्पण इस्तेमाल होता है। हालांकि हमारे तुम्हारे यहाँ जो सैलून में दर्पण इस्तेमाल होता है वो समतल दर्पण ही होता है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में। जो तीसरा है वो है सोलर कुकर में। इसके अलावा यहाँ हम टॉर्च के परावर्तक सतह में तो लिख दिए हैं, पर किताब में एक और डाल दिया जाता है, दंत चिकित्सकों द्वारा, यानी जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, वो भी इसका उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं तो वो भी टॉर्च के रूप में ही करते हैं, कोई और खास चीज नहीं है। दंत चिकित्सक या नाक कान गला वाला जो डॉक्टर है वो इस्तेमाल करता है इनका। तो देख लो, ये है अवतल दर्पण के 4 उपयोग। पहला हजामती दर्पण के रूप में, दूसरा टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में, तीसरा सोलर कुकर में, और चौथा दंत चिकित्सकों द्वारा, डेंटिस्टों द्वारा, यानी दांत के डॉक्टर के द्वारा। तो दांत के डॉक्टर ही नहीं, गला नाक कान इनके जो डॉक्टर होते हैं उन सबों के द्वारा इसका इस्तेमाल होता है। चलो तो एक एक करके हम सब इन सब को समझना शुरू करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में। अब ये हजामती दर्पण के रूप में क्यों होता है, तो देखो, अगर हम सैलून जाते हैं शेविंग करवाने, बाल कटवाने तो नहीं कहेंगे, शेविंग करवाने, तो वहां जरूरी क्या हो जाता है कि हम अपने चेहरे के हर हिस्से को देख सके कि पूरी तरह से साफ सुथरा और क्लीन शेव किया है या नहीं किया है। उसके लिए कितना अच्छा होता अगर मेरा चेहरा उस आईने में बड़ा बड़ा दिखाई देता, ताकि हम अपने चेहरे के हर हिस्से को साफ साफ देख पाते कि हाँ, कहीं किसी जगह पर दाढ़ी छूट तो नहीं गई है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण एकमात्र दर्पण है जो वस्तु का सीधा और आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल हमेशा सीधा तो बनाता है, पर यह तुमको मालूम है कि वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और हजामती दर्पण में हमको वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, ताकि हम वस्तु का साफ, मतलब वस्तु को या कह लो अपने चेहरे को साफ साफ देख सके। उदाहरण के तौर पे ये तुम्हारा अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में इस जगह पर है फोकस और इस जगह वक्रता केंद्र। अब तुमको मालूम है कि फोकस या उसके बाद अगर तुम वस्तु को रखते हो, फोकस या उसके बाद वस्तु रखी जाती है, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। उस बारे में तो बात हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको सीधा प्रतिबिंब चाहिए और वो भी आवर्धित। तो अवतल में वो एक स्थिति है, जब वस्तु को तुम फोकस और ध्रुव के बीच रख देते हो, तब तुम्हारा प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है। तो एकमात्र ये स्थिति है जहां तुमको तुम्हारा प्रतिबिंब एक तो दर्पण में दिखेगा, जहां तुमको पर्दे की जरूरत नहीं होगी, और दूसरा तुमसे बड़ा दिखेगा। तो बड़ा दिखने पर क्या होगा, तुमको अपना चेहरा साफ साफ नजर आएगा, और तुम फिर बोल सकते हो देखकर कि सेव ठीक से हुआ, सेविंग ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में वो जो दर्पण सैलून में इस्तेमाल होगा, उस दर्पण के सामने जो तुम्हारे बैठने के लिए कुर्सी लगी होगी, वो उस दर्पण के फोकस के अंदर ही होगी, यानी इन दोनों के बीच ही कुर्सी लगी होगी। तुम उस पर जाकर जैसे बैठोगे तुम्हारा चेहरा बड़ा बड़ा दिखने लग जाएगा। फिर तुम शेविंग के बाद संतुष्ट हो सकते हो कि तुम्हारा शेव ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। तो उम्मीद है ये वाला बात समझ में आ गया होगा। हजामती दर्पण में क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि एकमात्र यही दर्पण है जो वस्तु का काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है।
तो इसलिए यही प्रतिबिंब इस्तेमाल करते हैं हम सब किस रूप में, हजामती दर्पण के रूप में। अनुमान से बनाए थे, ये यहाँ आके तुम्हारा बड़े आराम से मिल रहा है, इस जगह तुमको तुम्हारा प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो इस तरह से पहला समझ गया ना। अगला देखें, अगला है टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में। चलो दूसरा देखते हैं, ये पहला समझ में आ गया। दूसरा है टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में। अब कोई बताओगे कि टॉर्च में कहा तुमको नजर आता है अवतल दर्पण? चलो माइक ऑन करो और बोलो, टॉर्च में कहा नजर आता है तुमको अवतल दर्पण? बस उम्मीद था, इसलिए हम जवाब पूछ रहे थे तुम सबसे। दर्पण के बारे में क्या पढ़े हो? दर्पण के आर पार प्रकाश की किरणें थोड़ी ही निकलती है, दर्पण से टकराकर प्रकाश की किरणें लौट जाती है, याद है ना? तो वो जो शीशा है वो दर्पण कैसे हो गया? कुणाल बता दिया। देखो लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि वो जो शीशा है ना टर्च के सामने लगा हुआ, वो शीशा दर्पण है। नहीं, वो शीशा दर्पण नहीं होता है, क्योंकि दर्पण से प्रकाश की ऐसे समझो ना कि दर्पण का एक भाग रंगा हुआ होता है और वो जो शीशा टर्च में लगा होता है वो पारदर्शी होता है। तो दर्पण ऐसे ही नहीं हो सकता है। और दर्पण के बारे में पहले ही दिन बताए थे कि दर्पण का मतलब ये तो मत समझना कि सिर्फ कांच, सिर्फ आईना नहीं, हर वो चमकीला सतह जो प्रकाश की किरणों के अधिकतम परिमाण को परावर्तित कर देता है, लौटा देता है, वो दर्पण कहलाता है। और वही बात यहाँ नजर आ रही है कि वो जो टर्च का हिस्सा होता है जिसमें इस जगह पर बल्ब लगा होता है, इस जगह पर जो बल्ब लगा होता है, उस बल्ब के पास जो ये पूरी कटोरी होती है ना, ये कटोरी देख लो अवतल दर्पण के शेप का है कि नहीं है? हाँ, सिल्वर वाला जो कटोरी होता है वही तुम्हारा टर्च होता है, मतलब वही तुम्हारा अवतल दर्पण होता है। उसके फोकस पे बल्ब लगा होता है, जब इससे रोशनी निकलती है तो रोशनी इससे टकराती है और टकराने के बाद एकदम समांतर निकल जाती है। तो इस तरह से तुमको सामने रोशनी नजर आ रही होती है। तो ये खास बात है टॉर्च में। परावर्तक सतह कहाँ हो गया? तो वो कटोरी जिसमें बल्ब लगी होती है उसी को हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो यहाँ दर्पण कांच नहीं है, यहाँ दर्पण एक चमकीला सतह है। आगे बात समझ में? तो अवतल दर्पण जहां बल्ब लगा होता है वो कटोरी होता है अवतल दर्पण, ना कि सामने का कांच। कांच बस एक पारदर्शी कांच है, और पारदर्शी चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे कि वो लेंस होता है। तत्काल ये प्लेन कांच होता है, लेंस भी नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चलें। तो दूसरा भी समझ गए ना, टर्च के परावर्तक सतह के रूप में। तीसरा, दंत चिकित्सकों को भी हम इसी में समझा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दंत चिकित्सकों के बारे में कहा जाता है, जब उनको तुम्हारे नाक कान गले में देखना होता है ना, तो माथे पर एक टर्च लगा के बैठते हैं। टर्च बंधा रहता है, माथे पर एक टर्च होता है। तो वो जो टर्च होता है वो तुम्हारे मुंह के अंदर देखने के लिए बना होता है, ताकि जब जब जहां जहां वो देखना चाहे टर्च उसी तरफ घूम जाए और उस चीज पर रोशनी पड़ रही हो जिसको वो देखना चाहते हैं। तो एक तरह से डॉक्टर भी टर्च का इस्तेमाल करते हैं, और वो टर्च इसी सिद्धांत के अनुसार चलेगा ना, उसमें भी अवतल दर्पण लगे होंगे, और अवतल दर्पण लगे होंगे तो वो रोशनी को अंदर पहुंचा पाएगा। तो अवतल दर्पण को सिर पर पहना दिया है, डॉक्टर के सिर पर अवतल दर्पण को पहना दिया है। कहीं बल्ब जल रहा है उसके केबिन में, बल्ब से रोशनी आती है अवतल दर्पण पर, और वो फिर मरीज के मुंह के अंदर चली जाती है। मतलब इस तरह से आना और इस तरह से परावर्तित हो जाना, तब डॉक्टर को उसके अंदर दिखाई देता है, मतलब मुंह के अंदर देख सकता है। पर उतना नहीं, हम तो डॉक्टर को टॉर्च इस्तेमाल करते ही देखे हैं कि बस लाइट जलाया और काम हो गया। तो इस तरह से चाहे वो दर्पण का इस्तेमाल करके सामने जल रहे बल्ब की रोशनी को परावर्तित कर ले, या सीधा सीधा सिर पर टॉर्च पहन के अपना काम कर ले, एक ही बात है, कोई खास अंतर है नहीं। एक प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर रहा है, और एक इस तरह से प्रकाश का किरण जो पूरा टॉर्च उत्पन्न कर रहा है कि वो सामने की तरफ चला जाता है। तो ये है तुम्हारा दंत चिकित्सकों द्वारा। फिर है सोलर कुकर में। सोलर कुकर को समझना होगा, बस यही एक चीज है समझने वाला। दोनों तीनों समझ गए, 3 पॉइंट खत्म हो गया, चौथा पॉइंट देख रहे हैं हम सब। अब थोड़ा सा सोलर कुकर का डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं। कुकर से लग रहा होगा कि एक कुकर बनाएंगे, नहीं, ये जो सोलर कुकर है ये कुछ ऐसा होगा।
हालांकि परफेक्ट नहीं बना है, समझने के लिए काफी है। ये देखो, दो प्लेट होता है, एक प्लेट ऐसे होता है और दूसरा प्लेट उस पर ऐसे होता है। इस तरह से दो प्लेट बने होते हैं। अब इस प्लेट की खासियत क्या है, इस जगह पर बर्तन सेट होता है जिसमें तुमको किसी चीज को पकाना होता है, और इस जगह लगा होता है एक अवतल दर्पण। पूरा दर्पण अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो दर्पण है। सूरज की रोशनी इस पर आती है, यानी अनंत से प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर पड़ती है। ये है अवतल दर्पण किसी सोलर कुकर में, और इस जगह पर लगा होगा तुम्हारा बर्तन जिसमें तुमको खाना पकाना है। तो जब सूरज की रोशनी अनंत से इस पर पड़ती है तो ये प्रकाश की किरणों को, चूंकि अनंत से रोशनी आ रही है, तो वो परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर जमा होगी, यानी दर्पण के फोकस पर जमा होगी। याद होगा तुमको। तो फोकस के पास ही बर्तन सेट कर दिया जाता है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें इस तरह से आती है और इसी बिंदु पर जमा होती चली जाती है। इस तरह से इस बिंदु का तापमान बहुत बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ता है तो यही बर्तन लगा होता है जिसमें आसानी से भोजन पकाया जा सकता है। एक जगह चूल्हा बर्तन सेट किया हुआ है, एक जगह अवतल दर्पण लगाया हुआ है। अवतल दर्पण पर जो सूरज की रोशनी पड़ेगी वो अनंत से आती है, और अवतल दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। तो वो इस बिंदु पर एकत्रित हो जाएगा जहां उसका फोकस होगा, उसी फोकस के पास लगा होगा बर्तन, और बर्तन लगा होगा तो फिर आसानी से तापमान बढ़ेगा और भोजन पक जाएगा। अगला टॉपिक, उत्तल दर्पण का उपयोग। और उत्तल दर्पण के उपयोग में तुमको बस एक ही इस्तेमाल दिखता है अवतल दर्पण का, वो है वाहनों में साइड मिरर या पश्च दृश्य दर्पण, रियर व्यू मिरर के रूप में। तो जो गाड़ी होती है ना, उन गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है या जो रियर व्यू मिरर होता है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा किए हैं, आज फिर से बताते हैं। जब तुम दो पहिए वाहनों पर होते हो, मोटरसाइकिल बाइक पर होते हो, तो साइड में जो मिरर लगा होता है वो साइड मिरर कहलाता है, हैंडल के ऊपर जो मिरर होता है। उसी तरह तुम कार में, बस में, ट्रक में देखोगे, खिड़की के बाहर, यानी ड्राइवर का जो खिड़की होता है उसके पास भी एक मिरर लगा होता है बाहर साइड से। तो बाहर साइड से जो मिरर लगा होता है वो मिरर भी साइड मिरर ही कहलाता है। लेकिन ठीक उसी जगह उन चार पहिए वाले वाहनों में जब तुम ड्राइवर के सामने देखोगे, ठीक ऊपर भी एक लंबा सा मिरर लगा होता है जिसमें ड्राइवर पीछे का सारा कुछ देख पाता है। रियर व्यू मिरर से भी पीछे देखता है, सॉरी साइड मिरर से भी पीछे देखता है, पर वो साइड का हिस्सा देखता है, और इससे ठीक पीछे का हिस्सा दिखाई देता है जो ड्राइवर के सिर के ऊपर लगा होता है। तो वो जो मिरर होता है उसको हम कहते हैं पश्च दृश्य दर्पण, यानी पीछे देखने का दर्पण, रियर व्यू मिरर। और इससे साइड में देखने का मिरर, इसलिए इसको साइड मिरर कहा जाता है। आई बात समझ में? तो इन जगहों पर इस्तेमाल होता है उत्तल दर्पण का। क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इससे वो काफी दूर तक की वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ी आसानी से दर्पण में बना लेता है। और चूंकि छोटा बनाता है तो लगभग उसका दृष्टि क्षेत्र, उसकी चौड़ाई जो है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को आईने में बनाने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। अवतल क्या करता था, एक केस में सीधा तो बनाता था पर वो बड़ा बनाता था। बड़ा बनाता था इसलिए वो आसपास के कम चीजों का डायग्राम बना पाता था, कम चीजों का प्रतिबिंब बना पाता था दर्पण के अंदर। लेकिन जब ये छोटा बना रहा है तो ज्यादा चीजों को समेट के अंदर आईने में बना पाएगा। तो उत्तल दर्पण के बारे में कहा जाता है कि ये वस्तु का सदैव काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा, काफी व्यापक हो जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। आई बात समझ में? कोई कुछ नहीं बोलेगा? ये है उत्तल दर्पण, इधर कहीं है फोकस, इधर कहीं है वक्रता केंद्र, ये है
दर्पण के सामने एक वस्तु, वस्तु से प्रकाश की किरणें आएंगी, ये प्रकाश की किरणों को लौटाने का काम करता है। लौटाने के क्रम में प्रतिबिंब बनता है दर्पण के दूसरी ओर, यानी अंदर ही काल्पनिक और सीधा तथा वस्तु से छोटा। तो इस कारण से इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा हो जाता है। हर चीज को छोटा छोटा बनाने के चक्कर में ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को आईने के अंदर बना लेता है, दर्पण के अंदर बना लेता है, और जब ऐसा कर लेता है तो बस अत्यधिक प्रतिबिंब बना पाता है। तो ये हो गया वाहनों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है का जवाब। चलो अगला क्या है टॉपिक, अवतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। तो इसके लिए तो एक ही तरीका है, कॉपी के बीच से एक हिस्सा खींचो, इस तरफ लिखो अवतल दर्पण, इधर लिखो उत्तल दर्पण, और अब अंतर लिखना शुरू करो। तो अंतर तो हम लिखवाने वाले हैं नहीं, हम भाई साहब सिर्फ बताने वाले हैं, लिखने का काम तुम्हारा होगा, क्योंकि जितनी चीजें पढ़ाए हैं उन्हीं चीजों को यहाँ नोट करना है। जैसे पहले अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है और इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। पहला अंतर मिल गया। दूसरा अंतर क्या होगा, ये वस्तु का काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। ये वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, मालूम है ना, ये वास्तविक और उल्टा बनाता ही है, साथ में एक स्थिति है जहां काल्पनिक और सीधा बना लेता है, पर इसमें क्या है कि ये केवल काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बना पाता है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या हो गया, इसमें बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसमें बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। कोई दिक्कत, बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें हम सब पहले ही दिन से बना रहे हैं और आज भी उन्हीं चीजों की चर्चा हो रही है। तो इस तरह से तुम्हारा 3 अंतर तैयार हो गया। चौथा अंतर क्या लिख सकते हो, ये वास्तविक में सब तरह का प्रतिबिंब बनाता है, तुम लिख सकते हो ये वस्तु का बड़ा, छोटा और बराबर तीनों तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं, ये वस्तु का केवल छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो एक अंतर ये हो सकता है। यह लिख सकते हो ये वस्तु का काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ये काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें सब आकार का प्रतिबिंब बनता है, अलग बात है कि कोई वास्तविक होता है कोई काल्पनिक, और इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब ही बनता है, वो भी काल्पनिक। तो ये है चौथा अंतर। तैयार हो जाएगा कि कोई दिक्कत होगा? दर्पण की या दर्पणों की पहचान। पहला स्थिति है, एक ही साथ लिखते हैं, अलग अलग क्यों। पहली स्थिति है छूकर। कहता है कि दर्पण को छूकर कैसे पहचानोगे कि कौन समतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है और कौन अवतल दर्पण है। हम विभिन्न दर्पणों की पहचान छूकर कैसे करेंगे? तो पहला मतलब लिखते हैं, हम विभिन्न दर्पणों के परावर्तक सतह को बारी बारी से स्पर्श करते हैं। यदि दर्पण का परावर्तक सतह समतल दिखता है तो वो समतल दर्पण होगा। उभरा हुआ, अगर अंदर की ओर धसा हुआ दिखता है तो तुमको मालूम है धसा हुआ अवतल दर्पण होता है। तो जब महसूस होगा कि वो अंदर की ओर धसा हुआ है छूने के क्रम में, तो पता चल जाएगा कि अवतल दर्पण है। और अगर वही छूने पर उभार प्रतीत हो कि हाँ उभरा हुआ है, तो वो कैसा दर्पण होगा, वो होगा उत्तल दर्पण। तो इस तरह से तुम्हारे दर्पणों की पहचान की जा सकती है स्पर्श करके। आसानी से तुम पहचान लोगे अगर तुमको छू के दर्पण पहचानने कह रहा हो तो। ठीक इसके उलट एक सवाल होता है कि तुम बिना छुए दर्पण को कैसे पहचानोगे। तो आओ उस सवाल को भी देखते हैं। सवाल दिख रहा होगा बोर्ड पर। हम बिना स्पर्श किए विभिन्न दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे? बिना छुए दर्पणों की पहचान करनी है, कैसे पहचानोगे? किसी के पास कोई जवाब है? अच्छा देखकर बोला, हमको लगा यस सर बोल रहा है। देखकर कैसे पहचानोगे? समतल अवतल उत्तल देखने पर तो कांच तुमको क्या पता चलेगा उभरा हुआ है कि धंसा हुआ है? तो देखकर तो कतई पता नहीं चलने वाला है, और खासकर अगर वो छोटा सा दर्पण हुआ तब तो और नहीं।
बड़ा दर्पण हो तो शायद उभार का कुछ अनुमान भी हो जाए, छोटे दर्पण में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि तुम देख के पता लगा लोगे कि वो उभरा हुआ है कि धंसा हुआ है। चलो, तो यहाँ दर्पण पहचानने का एक तरीका क्या होता है कि तुम उस दर्पण में बार बार प्रतिबिंब बनाओ। प्रतिबिंब कैसा बनता है बस वही तुमको जवाब दे देगा कि वस्तु मतलब वो जो दर्पण है वो कैसा है। जैसे अगर तुम याद करो किसी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण में ज्यादातर प्रतिबिंब बनता था दर्पण के पीछे, इधर बनता था, सॉरी दर्पण के पीछे कह रहे हैं, वस्तु की ही ओर बन जाता था ना, इस तरफ बनता था प्रतिबिंब, और जो बनता था कैसा, वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण में जो ज्यादातर प्रतिबिंब बनता था वो बनता था वास्तविक और उल्टा। यानी अगर पर्दा ना लगाए हम अवतल दर्पण के सामने तो हमको प्रतिबिंब दिखाई भी नहीं देगा, याद है ना, क्योंकि ये सारे प्रतिबिंब को तो पर्दे पर बनना होता था। तो हम एक पेंसिल लेते हैं, पहले जवाब समझ लो फिर हम सब लिखेंगे। हम एक पेंसिल लेते हैं और उस पेंसिल को धीरे धीरे तीनों दर्पणों के समीप लेते जाते हैं, मतलब दूर रखे थे, धीरे धीरे नजदीक ला रहे हैं। जिस दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और पेंसिल से बड़ा बनता है, क्योंकि दूर था तब प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब वो पेंसिल उसके फोकस से और अंदर पहुंच जाएगा, फोकस से अंदर पहुंच जाएगा, और जब फोकस के अंदर पहुंचेगा तब ये दर्पण उस पेंसिल का प्रतिबिंब बनाना शुरू करेगा जो हमको दिखाई देगा, क्योंकि उससे पहले तो हम पर्दा लगाए नहीं थे कि हमको वास्तविक प्रतिबिंब दिखेगा। तो हम धीरे धीरे जब पेंसिल को दर्पण के नजदीक लाते हैं तो जिस दर्पण द्वारा पेंसिल का काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। दूसरी तरफ जिस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, तुम कहीं कहीं भी रखो पेंसिल को और कहीं भी ले जा रहे हो पेंसिल, हर सूरत में ये जो उत्तल दर्पण होगा ये छोटा ही प्रतिबिंब बनाएगा ना। तो जिस दर्पण द्वारा पेंसिल का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा लेकिन छोटा बनेगा वो उत्तल दर्पण होगा। और तीसरा, जिस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के समान होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा, वो समतल दर्पण होगा। आगे बात समझ में ना, उत्तल में छोटा बनेगा, अवतल में शुरू में बनेगा ही नहीं, और जब बनना शुरू करेगा तो वो बड़ा ही बनेगा, और समतल में हमेशा एक समान बनेगा। आगे बात समझ में। तो कह रहे हैं हम बिना स्पर्श किए विभिन्न दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे। तो बिना स्पर्श किए दर्पण की पहचान करने के लिए हम एक पेंसिल लेकर उसे धीरे धीरे सभी दर्पणों के निकट ले जाते हैं। जिस दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है, देखो उस चीज का जिक्र नहीं किया है कि शुरू में नहीं बनता है और बाद में बड़ा बनता है, हम कहें जब बनता है बड़ा ही बनता है, जब दिखेगा बड़ा ही दिखेगा, तो सीधे उसी की जिक्र कर दी गई है कि जिसमें सीधा और बड़ा बनता है वो अवतल दर्पण होता है। अलग बात है वास्तविक इसमें बनता है, लेकिन जब वास्तविक बनेगा तब प्रतिबिंब हमको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हम पर्दा तो लगाए नहीं है। तो जिसमें काल्पनिक सीधा के साथ बड़ा बनेगा वो अवतल दर्पण होगा। जिस दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा तो बनेगा लेकिन छोटा बनता है वो उत्तल दर्पण होता है। और जिस दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और पेंसिल के ही बराबर आकार का बनता है वो समतल दर्पण होता है। तो इस तरह से तुम बिना छुए भी अब दर्पण की पहचान कर सकते हो। तो ये हो गया दर्पण की पहचान, एक तो स्पर्श करके और दूसरा बिना स्पर्श किए हुए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना, और तुम्हारा इसके साथ इस चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक खत्म हो गए। अगर अब तुम समझदार हो तो एक बार हम ये कहेंगे कि पूरी किताब, पूरे चैप्टर को बैठ के पढ़ लेना, और जो टॉपिक समझ में ना आए वो डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो।